लूसेंट सीरीज जो चल रहा था उसमें पेज नंबर 1 को से 50 क्वेश्चन कराए थे, लेकिन वो वन लाइनर फॉर्मेट में था। तो कुछ लोगों का सजेशन आया कि उसमें आज मतलब जो न्यू पैटर्न पे आ रहा है कथन कारण काय वाइज, वैसा क्वेश्चन कराने के लिए। तो आज फिर से हम पेज नंबर 1 का ही 50 क्वेश्चन फिर से लेके आए हैं। तो अब ये इस क्वेश्चन को आप देख कर आप लोग बताइएगा जो कि ये कैसा रहा है, इसका लेवल कैसा है, तो फिर इसी प्रकार से बनाया जाएगा, नहीं तो वन लाइनर फिर से बनाया जाएगा। तो आप लोग बताना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो क्वेश्चन कैसा है। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, भारत के नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब 3 कथन दिया हुआ है, उसका नीचे आंसर है। तो पहला कथन पढ़ते हैं। पहला कथन दिया गया, महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष यानी भरतों का देश। तो ये पिछली क्लास में भी कराया था। ये भारत अथवा भारतवर्ष मतलब महाकाव्य पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा जाता था। और तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी से जोड़ते थे तथा इसे हिंदू कहते थे। तो आप लोग को बताए थे ईरानी लोग सिंधु सौ को ह पढ़ा जाता था, जिसके कारण सिंधु से को हिंदू कहते थे और बाद में यही हिंदुस्तान बनेगा। तो स्टेटमेंट नंबर दो भी सही हो जाएगा। अब चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। पिछले क्लास में ही मैंने बताया था जो इंडिया और बाद में यही इंदे बनेगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों कथन सही होगा। तो आजकल के एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। और लेकिन इस क्वेश्चन सब वही रहता है। आप लोग अगर फैक्ट याद है तो लगभग आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक का आंसर हो जाएगा डी। और ये क्वेश्चन का लेवल इस प्रकार का रखा कि ये हर एक एग्जाम में काम आएगा। जैसे भी बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, बिहार दरोगा में भी इसी तरह का क्वेश्चन आता है, बीपीएससी में तो इसी तरह का क्वेश्चन रहता ही है। तो सभी में ये काम करेगा। तो आप लोग इस सभी के लिए इस क्लास को देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। ये भी स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, कथन कारण। कथन 1 को पढ़ते हैं। मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तो पिछले क्लास में भी बताए थे मध्यकाल में भारत को क्या कहा जाने लगा था, हिंदुस्तान कहा जाने लगता है। तो स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। हिंदुस्तान शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है, जो प्राचीन ईरानियों द्वारा सिंधु नदी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो ये भी पिछले क्लास में बताया था, तो ये भी सही है। तो इस तरह से ये कथन ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक संरचना के संदर्भ में चक्रवर्ती राजा किसे कहा जाता है? चक्रवर्ती राजा किसे कहा जाता था? तो पिछले क्लास में मैंने बताया था, जिस भारत का मैप बनाकर बताया था, जो वे राजा जिनका राज्य हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक और पश्चिम में सिंधु नदी के पार तक फैला था, उन्हें ही चक्रवर्ती राजा कहा जाता था। तो देखिए, अगर वो क्लास को किए होंगे तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस आप चारों स्टेटमेंट को एक बार पढ़िएगा, आराम से क्वेश्चन का आंसर पकड़ में आ जाएगा अगर पढ़ा हुआ है तो इसलिए इस टाइप तो स्टेटमेंट और मतलब कथन कारण में भी कोई दिक्कत नहीं होता। बस थोड़ा आपको फैक्ट और जो भी कंसेप्ट है थोड़ा सा रहना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को इसी तरह से देखेंगे। ये इसमें क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विंध्य की पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर और दक्षिण भागों में बांटती है। इस संदर्भ में उत्तर और दक्षिण भाग को किस भाषा के परिवारों को बहुमत है? तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को ऐसे करके एक मैप बनाया था, आप लोगों को अगर थोड़ा सा याद होगा तो, और बताया था कि विंध्य श्रृंखला जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। और इसमें ये भी बताया गया था ये क्वेश्चन हो चुका है। बस इसी तरह से मतलब बताना है जो इधर कौन से भाषा के लोग ज़्यादा बोलते थे और इधर कौन से भाषा। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। बस इसमें भी थोड़ा सा बस यही ऑप्शन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। देखिएगा आप लोग को पहला ऑप्शन ये दिया हुआ उत्तर में द्रविड़ परिवार, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। दक्षिण में द्रविड़, दो से द्रविड़ बताए थे, तो दक्षिण में द्रविड़ होगा। अभी तो ये स्टेटमेंट पहला क्वेश्चन का ये पहला तो ये गलत हो गया, तो पहला तो हो ही नहीं सकता। अब दूसरा पढ़ते हैं। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार और दक्षिण में द्रविड़, तो ये सही लग रहा है और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, यानी उत्तर में हो जाएगा इंडो यूरोपीय परिवार के लोग मतलब अधिक भाषा वाले लोग थे और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा वाले अधिक लोग थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत की जनसंख्या के निर्माण में जिन प्रमुख नस्लों के लोगों का मिश्रण हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल शामिल नहीं? तो ये क्वेश्चन देखिए पिछले क्लास में हो गया था। तो इसमें उसमें नार्डिक नहीं था दिया हुआ, लेकिन इसमें और अलग क्वेश्चन है अल्पाइन, यानी
इसमें हो जाएगा, यानी प्रोटोस्टेरॉइड से है, पेलियो मेडिटेरियन है और काकेसाइड है। तो ये तीनों तो पिछले क्लास में भी था, तो ये तीनों होगा, प्रोटोस्टेरॉइड, पेली मेडिटेरियन और काकेसाइड होगा। और इसका अल्पाइन नहीं था और नार्डिक नहीं था, तो ये अगर नार्डिक ऑप्शन में भी रहेगा तो नार्डिक में नहीं रहेगा, अल्पाइन ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में तो ये भी नहीं होगा। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा में 3 भाग यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटने का श्रेय किस इतिहासकार को जाता है? तो अगर थोड़ा सा भी अगर पिछला क्लास आप लोग को याद होगा तो ध्यान होना चाहिए, क्रिस्टोफियस सेलारियस नहीं, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, यानी एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न में कौन भारत है? क्रिस्टोफियस सेलारियस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत मुख्य रूप से कौन से हैं? तो बताए थे मुख्य रूप से 4 स्रोत हो जाता है, धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है, और विदेशियों का विवरण हो जाएगा, पुरातात्विक साक्ष्य हो जाएगा। तो ये चारों हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर भी होना है 1 2 3 4, चारों होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला तरफ से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर हो जाएगा, पुरातात्विक साक्ष्य भी होगा ही, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन डी, 1 2 3 4 सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं पहले। वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वेद के संदर्भ में, तो वेद की अब देखते हैं, पढ़ के देखते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा क्या है क्वेश्चन। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, यानी वेद के संकलनकर्ता वेद व्यास को माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, ये स्टेटमेंट सही है। अब देखना है क्वेश्चन नंबर बी, वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी आंसर सही होगा। अब तीसरा नंबर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। भारतीय वेद परंपरा को नित्य और अपौरुषेय नहीं मानती है। तो यहाँ पे छोटा सा गलती कर दिया है, नहीं मानती है जो ऐड कर दिया है, जिसके कारण स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं रहता तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा मंडल। तो वेद के आधार पर दिया मंडल बताता है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हो जाता है? 10 मंडल है। सूक्त कितना हो जाएगा? 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। और ऋचाएँ कितना है? 10,462। तो अब ये देखते हैं, इसमें ए का ए में है, ए का ए मिला हुआ लग रहा है, बी का 2 सही है, सी का 3 सही है। तो यानी ए का ए, बी का 2, सी का 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन अभी ये आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के संयोजन का सही संयोजन कौन सा? ऋग्वेद के तीसरे मंडल का संयोजन पूछ रहा है। तो अब बता, इसका ऑप्शन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल रचयिता विश्वामित्र, तो रचयिता तो विश्वामित्र थे, ठीक है। समर्पित देवता सोम, तो समर्पित देवता सोम, मंत्र गायत्री मंत्र। तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित था, ना कि सोम को। तो ये तो ऑप्शन गलत लग रहा है। और ये महामृत्युंजय मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसकी रचयिता भी वशिष्ठ लिख दिया, तो इसके कारण ये ऑप्शन भी गलत, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा है रचयिता विश्वामित्र, ये तो सही है। समर्पित देवता सूर्य सावित्री, ये भी सही है। मंत्र गायत्री, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो ये भी एक काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसे खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14, चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? तो ऋग्वेद के पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत हो जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाएगा। तो ये भी आंसर, इसका भी आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 10वां मंडल। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो कुछ भी स्टेटमेंट कथन कारण ये कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा सा कर देते हैं ताकि मिलान करने में हो जाए।
तो ये भी क्वेश्चन देखिए आसान ही है, क्योंकि पिछले क्लास में भी हो चुका है। ब्राह्मा मतलब एक क्वेश्चन पूछा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के किन अंगों से हुई है? तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई थी? मुख से हुई थी। तो ब्राह्मण के मुख यानी 1 का 2 होना चाहिए। 1 का 2 किस कहाँ पे देख, पहले ऑप्शन स्टेप थोड़ा सा छोटा करते तो पता चल जाएगा। 1 का 2 यानी देखिए यहाँ पे ए, ऑप्शन नंबर ऐसे ही बी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा और डी कट जाएगा, क्योंकि इसमें ए दिया है 1 का 4, यानी ए और सी में से एक होगा। और क्षत्रिय हो जाएगा, कहाँ से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई थी? तो भुजाओं से हो जाएगी। भुजा किस में है? भुजाओं यानी बी का 1 होना चाहिए। तो बी का 1 एक स्टेटमेंट ए में ही दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 15 का आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 देखते हैं। धर्मसूत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही पूछा है? तो चलिए चारों स्टेटमेंट को बारी बारी से पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा सही कौन सा है। यह केवल क्षत्रियों के कर्तव्यों का वर्णन करता है। तो केवल क्षत्रिय तो नहीं था, ये गलत हो जाएगा। पहला तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यह 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा 16 का बी। तो धर्मसूत्रों में ही दिया गया है चारों वर्णों का, जो जाति की स्थिति क्या है, व्यवसाय क्या होगा, कर्तव्य क्या होगा, दायित्व क्या होगा, सभी वर्णों का ये इसमें किस में दिया गया? तो धर्मसूत्र में ही दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 17। ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्या शब्द का उल्लेख किसके लिए? तो अधन्या के लिए गाय को कहा जाता है, और अधन्या का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? 9 मारे जिसकी हत्या, यानी 9 मारे जाने वाला, यानी अधन्या। 9 मारे जाने योग्य पशु को ही अधन्या कहा जाता था। तो और ये पता ही होगा ऋग्वेद में किस जानवर को कहा गया है? तो गाय को अधन्या कहा गया। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कथन और कारण में दिया हुआ है। ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है। तो ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है। ये मतलब आत्मा का उल्लेख इस ऋग्वेद में नहीं था, शायद ब्रह्मा का उल्लेख था और आत्मा का नहीं। तो कथन ये गलत हो जाएगा। और ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख प्राप्त हुआ था। हाँ, ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख प्राप्त हुआ था। इसमें ऋग्वेद इंद्र के लिए 250 मतलब ऋचाओं की भी रचना है। तो ये मतलब ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्र है। तो ये तो है, इसकी चर्चा तो है ही। और अग्नि के लिए 200, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है, आर सही है। तो ऋग्वेद में आत्मा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय बीसी पूर्व कहा जाता था। तो ये भी बताए थे कि अगर ईसा मसीह का जन्म है तो उससे पहले को बीसी कहा जाता है और बाद वाले को एडी यानी एनो डोमिनी। और इधर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इधर गिनती उल्टी चलती है, 1 2 3 4 ऐसे चलती है। इधर हो जाता है 1 2 3 4 ऐसे। अभी जैसे 2026 है तो इधर जब ईसा मसीह के जन्म के बाद ही सीधी गिनती काउंट कर मतलब सीधी शुरू हुई थी वर्ष की गणना। तो इसमें क्वेश्चन और आगे पढ़ते हैं। पहले, यदि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था तो उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई, तो किस वर्ष हुई? अब इसमें थोड़ा सा समझते हैं। अगर ऐसे यहाँ पे यहाँ किसी जगह पे इधर 1 2 3, तो अगर ऐसे ऐसे करते करते 563 तक पहुँचेंगे। 563 में मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और उनकी मृत्यु 80 साल की उम्र में हुई है। तो हम क्या करेंगे? और इसकी पूछिए जो कब मृत्यु कब हुई, तो 80 साल इधर बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 483 आ जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे 483 आएगा। तो 80 साल इधर काउंट करेंगे क्योंकि उल्टी गिनती उस समय चलती थी जन्म से पहले ईसा मसीह के। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का आंसर होना चाहिए 483। तो जिस ऑप्शन में 483 होगा वो आंसर हो जाएगा। तो 483 यानी बी आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ए डी और बी सी में थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। एनो डोमिनी का अर्थ क्या होगा? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ये तो बस इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये तो बता ही थे। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित वाला बताना है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के बारे में दिया गया है। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया
अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पिछले क्लास में भी बताए थे, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा था, तो सही पूछा है तो यही सही हो जाएगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारतीय की इतिहास, ये भी गलत है। इंडिका वेद व्यास के द्वारा, ये भी गलत है। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से बी.ए. स्मिथ की पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1904 में लिखा गया था। इसके कथन मतलब इसके बारे में विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है, तो ये कथन सही है। भारत को स्वेच्छाकारी शासन वाला देश भी कहा गया था, तो ये भी सही है। स्मिथ के अनुसार भारत ने ब्रिटिश शासन से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं किया था, तो ये भी सही है। राजनीतिक एकता हम लोग में, वैसे भारतीय में ब्रिटिश शासन से पहले नहीं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 सही है। तो आजकल के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वामन अवतार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वामन अवतार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और क्या पूछा है, गलत पूछा है या सही, देख लेते हैं पहले ही। सबसे पहले यही करते हैं, उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा है। तो अब हम लोग को सही को गलत मतलब सही को मतलब तीनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जो गलत होगा वही आंसर होगा। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले पहला स्टेटमेंट, वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा नंबर पढ़ते हैं। वामन अवतार भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, तो वामन अवतार भगवान शिव के नहीं, भगवान विष्णु के अवतार थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब स्टेटमेंट 3 पढ़ते हैं। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को मतलब इंद्र को पुनः स्वर्गलोक दिलाना था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यानी 1 और 3 सही है, और गलत कौन सा है, तो 2। अगर हमें गलत ही सिर्फ पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल 2 गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, दक्षिण भारत में भगवान वामन को किस अन्य नाम से जाना जाता था। तो दक्षिण भारत में भगवान वामन को उपेंद्र नाम से जाना जाता था। तो ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई समझने जैसा कुछ है नहीं, तो आराम से आप लोग याद कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 25, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वामन अवतार के माता पिता कौन थे। तो माता पिता हो जाएंगे कश्यप ऋषि, माता पिता हो जाएंगे कश्यप ऋषि और अदिति। इस ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, कश्यप ऋषि और अदिति। तो ये सब रटने वाला क्वेश्चन है, आराम से रट लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सॉरी, ये भी कथन कारण है, तो पहले कथन 1 को पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 भागों में बांटने का श्री क्रिस्टोफर सेलारियस को जाता है, तो ये कथन एकदम सही है, अभी ऊपर में ही बताए थे। कथन 8, भारत की भौगोलिक विविधता के कारण भारत की भौगोलिक विविधता के कारण इतिहास का अध्ययन एक ही कालखंड में करना संभव नहीं था, तो ये भी कथन एक तरह से सही है। तो कथन दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं लगा, तो व्याख्या नहीं करेगा, तो यानी अब 26 का आंसर हो जाएगा बी। सॉरी, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए सही व्याख्या नहीं करता है, तो 26 का हो जाएगा आंसर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा है। तो गलत कथन पर हम ध्यान देंगे, यानी सही पर चारों पर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, जो गलत होगा उस पर टिक करेंगे, बाकी जो सही होगा देखते हैं। पहले गलत क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं। पहला है, जो इसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमाओं के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये कथन सही, स्टेटमेंट सही लग रहा। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्या शब्द का संबंध गाय से है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अधन्या किसको कहा जाता था, तो गाय को कहा जाता था, तो ये भी सही है। अब देखते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का कर्तव्य का उल्लेख नहीं है, तो अभी जस्ट ऊपर बताया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही चारों वर्ण के कर्तव्य का उल्लेख है, तो ये गलत हो जाएगा। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है, लेकिन आत्मा का नहीं है। देखिए अभी तुरंत ऊपर बताते हैं ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख नहीं है, लेकिन ब्रह्मा का उल्लेख है, तो ये भी एक क्वेश्चन याद करने वाला। अगर पूछेगा ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है, तो आप लोग को बताना है ये है ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्तमान में प्रचलित ईसाई कैलेंडर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है, तो ये कथन सही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर,
ध्यान रखना, ग्रेगोरियन जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है, तो एक पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है, ये भी सही है। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ सन ईस्वी सन यानी एडी कहलाता है, इसी को ईस्वी सन कहता है, तो एडी, तो ये भी तो सही है। तो यानी स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, तो 28 का डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए पहला कहा है इंदे, तो इंदे हम ध्यान में होना चाहिए आप लोग को, यूनानी भाषा का है, यूनानी। तो ये तो यूनानी जिसमें ए का ए, तो ए का ए होना चाहिए। ए का ए किसमें किसमें, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में है, तो बी डी तो हो नहीं सकता कभी भी, बी और डी कभी नहीं हो सकता है, दोनों को काट सकते हैं। ए का ए। अब देखते हैं बी, हिंदू, हिंदू सब फारसी से बना था, तो बी का दो एक ही स्टेटमेंट लगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर 29 का हो जाएगा बी। ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4, और डी इंडिया अंग्रेजों ने कहा तब भारतवर्ष महाकाव्य और पुराणों में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से प्राचीन काल में भारत नाम का प्रयोग किसके लिए होता था, तो प्राचीन काल में भारत का नाम किसके लिए होता था, हिमालय पर्वत के लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह प्राचीन कबीले, तो प्राचीन कबीले ये सही हो सकता है, तो ये सही है। और स्टूडेंट पहले दक्षिण भारत के निवासियों के लिए नहीं, दक्षिण भारत के निवासियों को द्रविड़ कहा जाता था, सिंधु नदी के लिए नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा बी। अब 31 देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोतों का क्रम दिया हुआ, तो स्रोतों में पुरातात्विक साक्ष्य, तो ये तो सब होगा ही होगा, पुरातात्विक साक्ष्य में प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। लेकिन इसका उसके बाद हो जाएगा, और प्रश्न पढ़ लेते हैं, विदेशियों का विवरण, ये भी है धर्मग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, तो इसका क्रम सजाने के लिए बोला गया है, तो क्रम सजाने के लिए हो जाएगा, पहले हो जाएगा 3 यानी धर्मग्रंथ, सबसे पहले धर्मग्रंथ, उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ, इससे जानकारी मिलती है, यानी 3 4, उसके बाद विदेशियों का विवरण 2, और उसके बाद हो जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। जम्बू द्वीप का क्या अर्थ है जिसका प्रयोग प्राचीन भारतीय अपने देश के लिए करते थे, जम्बू द्वीप का हो जाता है जामुन वृक्षों का द्वीप, जम्बू द्वीप हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें तो रखने वाली बात है, इसमें कुछ समझना नहीं है, तो 32 का आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। तो ऋग्वेद में प्रयुक्त संहिता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो संहिता शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में चारों मतलब वेदों के लिए किया जाता था, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद के सम्मिलित रूप को ही संहिता कहा जाता था, तो 33 का आंसर हो जाएगा बी। 34 में गलत युग्म छाटना है, क्या छाटना है, गलत, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरा मंडल में है, तो ये स्टेटमेंट ये मतलब सही है। देवता सोम का उल्लेख 9वां मंडल में, ये भी सही है। और पुरुष सूक्त 10वां नहीं, 8वां नहीं होता, यहाँ पे 10 होता तो सही हो जाता, लेकिन यही गलत है। और खिल 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता था, तो ये भी सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरुष सूक्त 8वें नहीं 10वें मंडल में हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पर निम्नलिखित इतिहासकार बी स्मिथ के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण करना है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास का शासन के एकमात्र मतलब उन्होंने भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से जोड़ा, तो ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। उनके अनुसार भारत में कभी भी स्वेच्छाचारी शासन नहीं रहा, तो ये थोड़ा गलत लग रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 है बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, आगे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जन्म और मृत्यु का वर्ष पूछा, तो जन्म हो जाएगा 563 ईसा पूर्व और मृत्यु हो जाएगा 483 ईसा पूर्व, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं 37 नंबर। ईसा पूर्व BC में वर्षों की गिनती किस दिशा में होती है, तो उल्टी दिशा में, ये तो इजी क्वेश्चन है। ऋग्वेद के किस भाग में ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान सम्मिलित है, तो 38 का आंसर हो जाएगा
सी नासदीय सूक्त में हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान। क्वेश्चन नंबर 38 का 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, अभी यहीं पे जस्ट ऊपर पढ़े थे नास्तिक सूक्त में ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित है, तो ए का तो 2 दिख रहा है यहाँ पे, ए का 2, तो ए का 2 देखते हैं पहले किस किस ऑप्शन में है। ए का 2 ए और सी में है, तो यानी बी नहीं हो सकता है, डी तो कभी नहीं होगा, तो ए और उसके बाद अगला पढ़ते हैं नदी स्तुति सूक्त। नदी स्तुति सूक्त से तो लग रहा है नदी की प्रशंसा है, यानी बी का 1 होना चाहिए, तो बी का 1 किस में है, बी का 1 ए स्टेटमेंट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यानी पढ़ देते हैं, यानी नासदी सूक्त में होता है ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित नदी स्तुति सूक्त में नदियों की प्रशंसा हो जाएगी। सी का 4 सूर्य सूक्त में विवाह श्लोक हो जाएगा, और पुरुष सूक्त में हो जाएगा वैदिक समाजशास्त्र, तो डी का 3, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 40। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं, तो ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं, तो ये आप लोगों को तो पता ही है, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, कितना बार क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऋग्वेद के 10वें पंडल में पुरुष सूक्त के अनुसार सही नहीं है, तो सही नहीं पूछा, यानी गलत स्टेटमेंट को पढ़ना है, बताना है। तो गलत स्टेटमेंट पहले चारों पढ़ते हैं। इसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है, ये तो सही है। पुरुष सूक्त में इसमें कहा गया था ब्रह्मा की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई, ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई थी, ये भी सही है। शूद्र की उत्पत्ति बाजुओं से नहीं, क्षत्रिय की उत्पत्ति हो जाएगी थी, और उसके बाद वैश्य की उत्पत्ति जांघों से हुई थी, तो ये भी सही है। यानी ए बी डी सही है और सी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा, गलत पूछा था तो सी ही हो जाएगा। उसके बाद अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। वामन अवतार से संबंधित कथा। वामन अवतार से संबंधित कथा में किन किन का उल्लेख आता है, तो इंद्र, इनका भी उल्लेख था, बलि, इनका भी उल्लेख था, कश्यप ऋषि, इसका भी, अदिति, इसका भी, तो इनका आंसर हो जाएगा चारों, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कथन कारण में ये भी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के आराम से बना सकते हैं हम लोग। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वामन अवतार में बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिए थे, तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। अब दूसरा पढ़ते हैं। उनका उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक अधिकार दिलाना था, तो ये भी सही है, ऊपर में भी बताए थे अभी, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन इसकी व्याख्या करता है कि नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग मतलब दोनों स्टेटमेंट तो दोनों सही है, सही व्याख्या मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, व्याख्या नहीं करता है, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार जरूर अपने खुद से देख लेंगे, थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को फिर से देखते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्राचीन इतिहास का स्रोत नहीं माना गया, तो पहला प्रश्न धर्म ग्रंथ, ये तो है ही प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। ऐतिहासिक ग्रंथ, ये भी है ही। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद आधुनिक समाचार पत्र, ये नहीं होगा, प्राचीन काल का पूछा था, आधुनिक कहाँ से आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। बाकी प्राचातिक शब्द है ही, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा है ऋग्वेद में वर्णित 1028 सूक्तों में से वालखिल्य पाठ कितना, तो वालखिल्य कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर बी। तो वालखिल्य पाठ में कितना है, 11। अंग्रेजी शब्द इंडिया की उत्पत्ति, किस भाषा से हुई, किस शब्द से हुई थी, तो यूनानी। तो इंडिया का अगर उत्पत्ति पूछेगा, इंडिया शब्द की उत्पत्ति पूछेगा, तो किससे हो जाएगा, यूनानी भाषा के शब्द से हुई थी। तो ये काफ़ी कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें तो अब गलती नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ते हैं। विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कब लिखी गई थी, तो 1904 में लिखी गई थी। किस वर्ष, मतलब 1900 प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1904 में हुआ था। तो ये भी इजी क्वेश्चन, ये भी कितना बार आ चुका है। वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देने वाला कौन हो जाएगा, तो वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश कौन देता है, वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देने वाला कौन हो जाएगा, वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। अब क्वेश्चन नंबर 49। प्राचीन ईरानियों को सिंधु नदी से परिचय का संबंध में क्या सत्य है, वे इसे सिंधु ही कहते थे, तो ये तो नहीं, वे इसे हिंदू के रूप में कहते थे।
वे सिंधु का उच्चारण हिंदू के रूप में करते थे, तो यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो 49 का आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ है। तो पहला पढ़ते हैं, भारतवर्ष महाकाव्य तथा पुराणों में भारत का नाम भारतवर्ष था। तो पहले देख लेते क्या पूछा है, सही कि गलत। तो सही पूछा है, सही पूछा है। तो ये तो ऑप्शन सही लग रहा है, सही है, लग नहीं रहा है, सही है। इंडिया यूनानियों द्वारा दिए गए थे, ये भी सही है। उसका हिंदुस्तान मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा प्रयुक्त होता था, ये भी सही है। ऑप्शन ए 1, 2, 3 सही है। चौथा पढ़ते हैं, अध्ययन ऋग्वेद में घोड़े के लिए नहीं, घोड़े के लिए नहीं, गाय के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो ये गलत है, बाकी सब सही है। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही, यानी 1, 2, 3 सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3 सही है। तो आज लूसेंट सीरीज का मतलब पेज नंबर 1 से ही, पेज नंबर 1 को मतलब मैं 1 मिनट, तो पेज नंबर 1 से पिछले क्लास में भी 50 क्वेश्चन 1 लाइनर टाइप का था। तो कुछ क्वेश्चन ने कहा जो 1 लाइनर को नहीं, थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन कराने के लिए, तो आज फिर से 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसमें मिक्सिंग और स्टेटमेंट वाइज दोनों तरह का क्वेश्चन को ऐड किया गया था। तो आप लोग कमेंट करके बताएं, जिस तरह आज जैसा क्वेश्चन कराए थे वैसा कराएं, जो या फर्स्ट डे में जैसा क्वेश्चन कराया गया था वैसा कराना है। आप लोग जिस तरह से कमेंट करेंगे उसी हिसाब से अब आगे क्वेश्चन उसी तरह से फ्रेमिंग किया जाएगा। और आप लोग कमेंट जरूर करें, अपना सलाह दें, तभी हम कुछ इसमें सुधार करनी होगी तो सुधार कर सकते हैं। थोड़ा सा नॉइज़ प्रॉब्लम को इग्नोर करें वॉइस में। बाकी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताएं। अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, हम टेलीग्राम चैनल बना देंगे और उसमें आप डेली मतलब एक्सप्लेनेशन उत्तर सहित PDF डाल दिया करेंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। और ये क्लास जो GK GS का है तो कंटिन्यू रखेंगे, GK का जो भी है कंटिन्यू रहेगा क्लास, डेली पेज बाय पेज एक पेज डाला जाएगा। और आप लोग बताएं जो मतलब क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा आज के क्लास में। और ये क्वेश्चन या मतलब जो GK है जो लूसेंट हर एक एग्जाम में काम आएगा। जैसे आप BFC TRE 4 है तो इसका, या बिहार दरोगा का कर रहे हैं, या बिहार पुलिस, या SSC CGL रेलवे, या किसी तरह का एग्जाम करें तो GS सब में जिस एग्जाम में GS पूछा जाता है वो सब में फ़ायदा करेगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करें और बताएं आज का क्लास कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं पेज नंबर 2 के साथ अगले क्लास में।